हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड का एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये आपका दूसरी यूनिवर्सिटी का है। इसमें भी आपके 100+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये आपके जो हम यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स की, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए पूरा पेपर सॉल्व करने में क्या होता है कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। अगर हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो उसमें फिर आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि देखिए बीएड आपने पूरी 2 साल में कंप्लीट की है। 2 साल में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, उनको एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 या 110 जितने भी होते हैं, उनमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का फ़ायदा होता है वो यही होता है कि उसमें आपका जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इससे पहले हम 25 वीडियोस सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं एमएड एंट्रेंस के लिए, और उनमें भी हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पिछले सालों में पूछे गए हैं। यहाँ पर आज ये आपकी 26वीं वीडियो है और इसमें भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो हमने 25 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उम्मीद है कि आपने वो सारी वीडियोज़ देख ली होंगी। हमारे चैनल पर आपको पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले के साथ साथ मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है वो भी पूछा जाता है, तो उसकी भी वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 104 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 104 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और उसके अलावा 16 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश के हैं। तो इस तरह से जो है ये इस पेपर में यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन हैं। हम सिर्फ अभी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का जो पोर्शन है वो हर यूनिवर्सिटी में जो है लगभग कॉमन होता है, और जो बाकी के हैं जैसे मेंटल एबिलिटी हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, किसी में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पर बाद में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न्ड विद रीजनिंग इज कॉल्ड। दर्शन की कौन सी मीमांसा का संबंध चिंतन से है? मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी या फिर एक्सियोलॉजी। तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या फिर मूल्य मीमांसा। तो तर्क से किसका जो आपका रीजनिंग यानी चिंतन से किसका संबंध है? तो चिंतन से आपका यहाँ पर तर्क मीमांसा जो है उसका संबंध है, यानी लॉजिक का। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो आपका यहाँ पर पहले का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ इट्स एलियंस टू, यानी योजना विधि का दार्शनिक आधार क्या है? आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है या फिर नेचुरलिज्म है, यानी आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद। तो जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है यानी योजना विधि है, उसका दार्शनिक आधार क्या है दोस्तों? तो उसका दार्शनिक आधार जो है वो है आपका प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर? बहुत ही फेमस डायलॉग है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो प्रकृति की ओर लौटो ये दिया था आपका रूसो ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, हक्सले ने या फिर बर्नार्ड शॉ ने। तो दोस्तों ये बात आप सभी जानते हैं, ये किसने कही थी? ये कही थी आपकी रूसो ने। जे रूसो, जीन जैकब रूसो इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एजुकेशनल थॉट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एमलगमेशन ऑफ नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। प्रकृतिवादी, आदर्शवादी तथा प्रयोजनवादी विचारों की का शिक्षा संबंधी सम्मिश्रण निम्न में से किसके विचारों में देखने को मिलता है? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो या फिर रूसो। यानी कि इन तीनों का मिश्रण आपको किसकी साइकोलॉजी में देखने को मिलता है, जिसमें नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म यानी प्रकृतिवादी, आदर्शवादी और प्रयोजनवादी ये तीनों ही विचार उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो दोस्तों विचार हैं ये आपके मिलते हैं टैगोर की जो फिलॉसफी है उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्रैग्मेटिज्म? निम्न में से कौन प्रयोजनवाद का समर्थक नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, विलियम किलपैट्री या फिर जॉन पेस्टोल्जी। तो प्रयोजनवाद का समर्थक कौन नहीं है पूछा है। तो देखिए आप जानते हैं विलियम जेम्स आपके बिल्कुल प्रयोजनवादी हैं, प्रैग्मेटिज्म है, जॉन डीवी भी और किलपैट्रिक भी। तो इनमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट होकर जॉन पेस्टोल्जी आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपका यहाँ पर 4 जॉन पेस्टोल्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म डिनाइज मेटाफिजिक्स बिकॉज, यानी तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है वो तत्व मीमांसा को नकारता है क्योंकि, यानी
जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है वो तत्व मीमांसा को नकार देते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसे सत्यापित नहीं किया जा सकता, वह मूल्यों से संबंधित है, वह मूल्यों को निर्धारित करता है, या उपरोक्त सभी, यानी लेटर कैन नॉट बी वेरीफाइड, लेटर इज रिलेटेड टू वैल्यूज, लेटर डिटरमाइंस वैल्यूज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है आपकी इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है, यानी लेटर कैन नॉट बी वेरीफाइड। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द नेचर ऑफ ट्रुथ इज बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर, यानी कि सत्य की प्रकृति मूलतः है समस्या है किसके लिए? लॉ के लिए, एथिक्स के लिए, एपिस्टेमोलॉजी के लिए, या फिर एक्सियोलॉजी के लिए, कानून के लिए, नैतिकता के लिए, ज्ञान मीमांसा के लिए, या फिर मूल्य मीमांसा के लिए। तो नेचर ऑफ ट्रुथ इज बेसिकली ए प्रॉब्लम, ये किसके लिए प्रॉब्लम है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी के लिए, यानी ज्ञान मीमांसा के लिए। सत्य की जो प्रकृति है वो मूल, हाँ ठीक है, वो समस्या है। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड, बहुत ही फेमस डायलॉग है, आपने स्कूलों में भी इसको लिखा हुआ देखा होगा, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम में आपने हिंदी में इसको लिखा हुआ देखा होगा। हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, या फिर अरविंद ने। तो दोस्तों ये बात कही थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न 9वां, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो कंसाइंस हैज, श्री अरविंद के अनुसार अंतःकरण के कितने स्तर हैं? 4 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, 5 लेवल हैं, या फिर 2 लेवल हैं, 4, 3, 5 या 2। तो अरविंदो के अनुसार जो है लेवल हैं वो आपके 4 हैं। और कौन कौन से हैं? तो 4 स्तर के नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर जो 4 स्तर बताए गए हैं वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आपने सबने ये पढ़ रखे होंगे, यानी लोअर माइंड, हायर माइंड, मेमोरी एंड ईगो, ये 4 जो लेवल हैं ये आपके कंसाइंस के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4 नोबल ट्रुथ आइडेंटिफाइड बुद्धा। अच्छा, 4 आर्य सत्य के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 4 आर्य सत्य में पूछा, इनमें से कौन सा नहीं है? लाइफ इज सफरिंग, जी बिल्कुल ये तो है। डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, सल्वेशन इज नेसेसरी, या सफरिंग कैन बी ओवरकम। संसार में दुख है, आकांक्षा ही दुख का कारण है, मोक्ष अनिवार्य है, या फिर दुख के निवारण है। तो 4 आर्य सत्य आपको याद होंगे। तो इनमें से पूछा है कौन सा नहीं है। देखिए पहला क्या है कि संसार में दुख है, बिल्कुल सही बात है। दुख का कारण है, बिल्कुल कारण है। दुख का निवारण है, ये भी है। और ये है कि दुख का जो है दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, ये उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर मोक्ष अनिवार्य है, ये आपका 4 आर्य सत्य में नहीं है। तो यही आपका थर्ड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 आर्य सत्य में नहीं है। अगला प्रश्न है 11वां, विच फिलॉसफी से डू नॉट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज अबाउट गॉड एंड सोल, डू गुड एंड बी गुड, दैट विल टेक यू टू वट एवर ट्रुथ देयर इज। किस दर्शन का कहना है कि प्रभु एवं आत्मा के बारे में भिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता न करें, अच्छा करें तथा अच्छा बनो, यह आपको जो कुछ भी सत्य अस्तित्व में है उसकी ओर ले जाएगा। ये मतलब ये कौन सी फिलॉसफी है? ये सांख्य, बुद्धिज्म, वेदांत, या फिर जैनिज्म। तो ये आपकी कौन सी फिलॉसफी है दोस्तों? ये है आपकी बौद्ध धर्म की, बुद्धिज्म वाली फिलॉसफी है। यानी कि प्रभु एवं आत्मा के बारे में भिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छा करो, अच्छा बनो, यह आपको जो भी कुछ सत्य अस्तित्व में है उसकी ओर लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, विच फिलॉसफी डेवलप्ड द मॉनिटोरियल सिस्टम इन द क्लासरूम। अच्छा, मॉनिटोरियल सिस्टम इन द क्लासरूम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपका ये DSSB के PRT के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। और देखिए ये आपका एमएड एंट्रेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके जो DSSB के पेपर हैं, और जो आपके अदर नेट का एग्ज़ाम भी अगर आपका होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो DSSB PRT के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस फिलॉसफी ने जो मॉनिटोरियल यानी मॉनिटर कहते हैं निगरानी पद्धति विकसित की। जैसे आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास टीचर क्या है, 1-2 बच्चे को मॉनिटर बना देते थे। अक्सर क्या होता था, जो बच्चा सबसे होशियार रहता था, सबसे इंटेलिजेंट होता था, उसको मॉनिटर बना दिया जाता था। तो ये मॉनिटर पद्धति जो है कक्षाओं में, ये कहाँ से चली है, ये किस फिलॉसफी से चली है? तो यहाँ पर वैदिक से, वेदांत से, इस्लाम से, या फिर बुद्धिज्म से। तो ये दोस्तों चली है आपकी इस्लामिक फिलॉसफी से। यानी जब मेडिवल टाइम था तो उसमें मकतब मदरसों में शिक्षा दी जाती थी
तो जो उस्ताद होते थे, उस्ताद के ना होने पर जो बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था उसको ही पूरी क्लास की कक्षा की निगरानी का जिम्मा सौंप दिया जाता था। तो वहीं से ये जो है मॉनिटोरियल सिस्टम चला है, यानी निगरानी की पद्धति जो है वहीं से चली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विच बुक ऑन एजुकेशन वाज रिटन बाई प्लेटो। देखिए प्लेटो की बुक यहाँ पर भी पूछी गई है। मैंने कहा था कि प्लेटो की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटो और रूसो की, और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दार्शनिक हैं उन्हीं की बुक्स आपको यहाँ पर लिखवाई हैं, और उनकी कई बुक्स मैंने आपको लिखवा रखी हैं, और जो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखी हैं। अलग से एक वीडियो बना रखी है मैंने बुक्स के लिए ही कि जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। आप को अगर नहीं मिल रही है तो YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर एमएड एंट्रेंस बाई शाखा स्टडी, आपको वो वीडियो सामने आ जाएगी। और इसी तरह से मैंने एक वीडियो स्टेटमेंट के ऊपर भी बना रखी है, टॉप स्टेटमेंट फॉर एमएड एंट्रेंस आप लिख सकते हैं, या टॉप स्टेटमेंट ऑफ साइकोलॉजी बाई शाखा स्टडी लिखेंगे, आपके सबसे पहले ही आपको जो है वो वीडियो दिख जाएगी। और जाने से पहले, एमएड एंट्रेंस देने से पहले उन दोनों वीडियोस को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटो की बुक के बारे में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बता रखी है कौन सी है, वो आपकी द रिपब्लिक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताना है कि एमिल किसकी बुक है, ठीक है। कमेंट में आप बताएंगे एमिल किसकी बुक है, मैंने आपको बता रखी है। देखिए प्लेटो की मैंने आपको और भी कई बुक्स के बारे में बता रखा है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो सारी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से बता रखी हैं। तो एक बुक, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पर कर देता हूँ प्लेटो की बुक्स का। द रिपब्लिक के अलावा इनकी एक बुक है द सिम्पोसियम, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप बस रिवाइज कर लें। अपोलॉजी है, कंप्लीट वर्क है, द एलेगरी ऑफ द केव्स है, द अटलांटिस डायलॉग है, और परमेनाइट्स है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है वो आपकी यही है, द रिपब्लिक, ये द रिपब्लिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। अकॉर्डिंग टू डीवीज थ्योरी इन हिज बुक हाउ वी थिंक। देखिए यहाँ पर बुक का नाम ही दे दिया है, और ये इनकी बुक आपको ये भी याद रखनी है। जॉन डीवी की मैंने बहुत सारी बुक्स आपको लिखा रखी हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू डीवीज थ्योरी इन हिज बुक हाउ वी थिंक, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज एक्सक्लूसिवली, द लॉजिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी इज यूज्ड exclusively, the ideas produced by any method must be tested in experience और none of these। यानी डीवी महोदय की बुक के अनुसार यहाँ पर क्या है, हम कैसे सोचते हैं कि सिद्धांत के अनुसार एकमात्र प्रयोगात्मक विधि का उपयोग होता है, केवल खोज की तर्क मूलक विधि का उपयोग होता है, किसी भी विधि द्वारा उत्पन्न विचार का अनिवार्य रूप से अनुभवों द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का यहाँ पर आपका आंसर जो होगा दोस्तों, ये किसी भी विधि द्वारा उत्पन्न विचार का अनिवार्य रूप से अनुभवों द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए। ये हम कैसे सोचते हैं बुक के सिद्धांत के अनुसार, ये बात पर ये जोड़ देते हैं। द आइडियाज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्टेड इन एक्सपीरियंस। ये आपका ऑप्शन जो 3 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रल एजुकेशन इज ए कंसेप्ट गिवन बाय। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी मुझे याद आ रहा है कि जो पिछला पेपर मैंने कराया था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो पेपर सॉल्व कराया है 2019 और 2020 का, उनमें से किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इंटीग्रल एजुकेशन का। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक क्वेश्चन जो किसी एक यूनिवर्सिटी में है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है। मैंने बार बार ये बात आपसे कही है, इसलिए ये ना सोचें कि अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये भाई वीडियो सभी के लिए है, और कोई भी बिल्कुल ये ना सोचे कि जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है सिर्फ उसी के लिए है, ऐसा नहीं है। तो इंटीग्रल एजुकेशन की जो संकल्पना है वो किसने दी है वो आप सभी जानते हैं, अरविंदो ने, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने या एनी बेसेंट ने। तो इंटीग्रल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो दिया है आपका अरविंदो ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां। द जैन एपिस्टेमोलॉजी कंसिडर अ 5 स्टेज हायरार्की ऑफ नॉलेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर याद रखना है ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। जैन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की 5 अवस्थाओं के पदक्रम पर विचार किया गया है। ज्ञान के विभिन्न स्तरों का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम है। ठीक है, तो इसका क्रम मतलब पांचों के पांचों दिए गए हैं, लेकिन उसका सही क्रम क्या है अब ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जैन धर्म की जो 5 अवस्थाएं हैं उनका जो सही क्रम क्या है वो क्या है दोस्तों। सबसे पहले होता है उसमें मति। तो देखिए मति आपका यहाँ पर 2 में आ रहा है, यानी इसमें और इसमें, तो इनमें मति नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए। दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया है। अब जो दूसरा नंबर पर होता है मति के बाद वो होता है श्रुति। बिल्कुल सही है, इसमें भी श्रुति है, इसमें भी श्रुति है। अभी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर होता है आपका वो होता है आपका अवधि। जी हाँ, मति के बाद होता है अवधि। मति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय, उसके बाद कैवल्य। जी हाँ, यही आपका बिल्कुल सही ऑर्डर है। तो ऑप्शन
तीसरा जो है मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य, यही आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, इवान इलिच इज रिनाउंड फॉर। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ स्किल एजुकेशन, डी स्कूलिंग सोसाइटी या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। तो इवान इलिच का नाम जब भी आता है तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि डी स्कूलिंग सोसाइटी से ये बहुत ज़्यादा संबंध है। यानी ये डी स्कूलिंग सोसाइटी नाम की एक बुक है जो इन्होंने लिखी है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इवान इलिच किसके लिए विख्यात हैं? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द फोर फोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर, चतुष्पुरुषार्थ, when arranged in the ascending hierarchy in term of the height of values will constitute which of the following correct order। भारतीय संस्कृति के 4 प्रकार के मूल्यन चतुष्पुरुषार्थ को यदि मूल्यांकन की उत्कृष्टता के आधार पर अवरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? तो चतुष्पुरुषार्थ के बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पर पूछा है कि इसको आरोही अवरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आरोही अवरोही आप सभी जानते हैं। तो अवरोही पदानुक्रम में अगर इसको व्यवस्थित किया जाएगा तो इसमें कौन सा ऑर्डर जो है वो आपका सही होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष या फिर मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो आपका सही ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे पहले आता है इसमें अवरोही क्रम इसमें पूछा है तो सबसे पहले आना चाहिए आपका अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। क्या ये इसका सही ऑर्डर है? तो दोस्तों इसका जो सही क्रम यूनिवर्सिटी ने दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही क्रम है वो होना चाहिए, सबसे पहले इसमें धर्म आता है, उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद काम आता है और उसके बाद मोक्ष आता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो पहला होना चाहिए, क्योंकि इसका देखिए कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट ये है कि यदि सबसे पहले धर्म को नहीं रखा जाता तो अर्थ और काम इनके पीछे पीछे भागते रहने से समाज में क्या होता है कि अव्यवस्था फैल जाती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रखा गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मानव जो है वो अर्थ के पीछे भागता रहता और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष उसको भुला देता। भी जीवन का अंतिम लक्ष्य तो क्या है आपका मोक्ष, इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा गया, उसके बाद अर्थ, फिर काम और अंत में मोक्ष को रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप भी इस क्वेश्चन को अपने तरीके से देख सकते हैं, अपने तरीके से इसको सर्च करके तभी आप एग्ज़ाम में जाएं। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, सबसे पहले इसमें धर्म ही आता है, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म हैज़ गीजूभाई स्ट्रेस्ड टू डेवलप इन्फेंट स्कूल। गीजूभाई ने छोटे बच्चों के विद्यालय को किस रूप में विकसित करने पर बल दिया? हाउस, गार्डन, टेम्पल या ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, घर, बगीचा, मंदिर या फिर सुंदर वन। तो गीजूभाई ने सबसे छोटे बच्चों के विद्यालय को किस रूप में विकसित करने पर बल दिया था? दोस्तों गीजूभाई ने एक मंदिर की तरह छोटे स्कूल के बच्चों को विकसित करने पर बल दिया था। ऑप्शन तीसरा इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी द मोस्ट। गांधी जी पर निम्न में से किसका सबसे अधिक प्रभाव रहा? वेदों का, उपनिषद का, वेद उपनिषद का, गीता का या फिर रामायण का। वेद, उपनिषद, गीता या फिर रामायण। तो देखिए गांधी जी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो गीता से प्रभावित थे। ठीक है, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था गांधी जी पर। और गांधी जी ने गीता के बारे में क्या कहा है? गीता के बारे में गांधी जी ने कहा था कि गीता की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने के लिए 40 वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद मैंने पूरी विनम्रता से महसूस किया है कि हर आकार और रूप में सत्य और अहिंसा के पूर्ण पालन के बिना पूर्ण त्याग असंभव है। ठीक है, तो ये बात कही थी गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का गांधी जी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अगला प्रश्न 21वां, इरेशनल फियर ऑफ फॉरेन कल्चर इज कॉल्ड। विदेशी संस्कृति के प्रति अतार्किक भय को क्या कहते हैं? जीनोफोबिया, कल्चरल रिलेटिविज्म, इथनोसेंट्रिज्म या फिर कल्चरल शॉक। जीनोफोबिया सांस्कृतिक सापेक्षता, एथनोसेंट्रिज्म या फिर सांस्कृतिक आघात। तो जो इरेशनल फियर होता है फॉरेन कल्चर के थ्रू उसको कहते हैं दोस्तों जीनोफोबिया। इरेशनल फियर
एंड हेट भी कह सकते हैं, यानी कि जो दूसरों के कल्चर से थोड़ा सा हेट करते हैं। जैसे भारतीय लोग हैं, कुछ कहें कि पुराने लोग जो हैं वो फॉरेन कल्चर जो है आपका वेस्टर्न कल्चर है उससे हेट करते हैं, वहाँ के पहनावे से हेट करते हैं, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो मतलब एक तरह से तार्किक भय और घृणा उनके मन में होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीनोफोबिया। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेटर मस्ट हैव मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। ये बात तो सही लग रही है। कम्युनिकेटर इज नॉट सपोज टू नो सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ ऑडियंस। नॉट सपोज टू नो। अच्छा चलो देखते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज डोमिनेटेड बाय सिंबल्स। अच्छा, लिसनिंग स्किल आर एज इंपॉर्टेंट एज स्पीकिंग स्किल। हाँ, ये बात तो सही है। संप्रेषण प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। तो संप्रेषणकर्ता को विषय का ज्ञाता होना चाहिए, ये बात तो सही है भाई। संप्रेषणकर्ता को श्रोताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होना जरूरी नहीं है, ये बात थोड़ी सी डाउट में है। तीसरा है, मानवीय संप्रेषण में प्रतीकों का बहुत महत्व है। हाँ, ये बात तो ये भी ठीक है। और सुनने का कौशल बोलने के कौशल के जितना ही महत्वपूर्ण है। जी, ये बिल्कुल सही है। यदि आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं तो उसका जवाब क्या देंगे, या अगर कोई कुछ कह रहा है और आप उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो उसकी बात का आपके ऊपर असर भी नहीं होगा। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो जहाँ तक ऑप्शन दूसरे का सवाल है कि संप्रेषणकर्ता को श्रोताओं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होना जरूरी नहीं है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। जब तक संप्रेषण करता है, कम्युनिकेटर है, उसको सुनने वाले की सामाजिक सांस्कृतिक भूमि का पता नहीं होगा तो वो जो है संप्रेषण कम्युनिकेशन वहाँ पर इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए गांव में जाकर अगर गांव वालों को कुछ बात समझानी है और हम वहाँ पर जाकर उनको इंग्लिश में समझाने लगे, हमें पता ही नहीं कि इनको इंग्लिश आती है नहीं आती है, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, या उनको सारी बातें अंग्रेजों और ईसाइयों की बताने लगे तो उन्हें कुछ क्या समझ में आएगा, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब तक श्रोताओं की, सुनने वालों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड का पता होना यहाँ पर जरूरी है। तो ये बात यहाँ पर असत्य है, तो यही आपका यहाँ पर आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है? स्कूल प्ले एक्टिव रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। स्कूल हैज़ नथिंग टू डू with the construction of gender identity। अच्छा, gender identities are shaped through textbooks। अच्छा जी, hidden curriculum plays significant role in the construction of gender identity। यानी कि जेंडर पहचान के निर्माण में स्कूल सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बात तो सही लग रही है। जेंडर पहचान के निर्माण में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं है, ये बात चलिए डाउट में रखते हैं। अगर इससे बेस्ट कोई ऑप्शन मिलेगा तो उसे देखेंगे। पाठ्य पुस्तक जेंडर पहचानों के निर्माण को प्रभावित करती है, जी बिल्कुल प्रभावित करती है। छुपा हुआ पाठ्यक्रम की जेंडर पहचानों के निर्माण में बहुत सक्रिय भूमिका है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो वही आपका यहाँ पर असत्य है कि जेंडर पहचान के निर्माण में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, स्कूलों की बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिस का भी पेपर होता रहे एंट्रेंस एग्जाम, वो प्लीज़ हमें हमारी ईमेल ID देखिए शाखा स्टडी लिखा हो इस पर @gmail.com पर हमें अपने पेपर का फोटो खींचकर सेंड कर दें, जिससे कि हम आपकी जो है आंसर की यहाँ पर जल्द से जल्द अपलोड कर सकें, और उसके बाद आने वाले स्टूडेंट्स को जो आपके ही यूनिवर्सिटी के होंगे या अलग अलग यूनिवर्सिटी के होंगे उनको भी जो आपका पेपर है उससे हेल्प मिल सकेगी। देखिए हम यहाँ पर आपकी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ लालच के आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इतना आप कर दीजिए, कोई भी एक स्टूडेंट जिसका भी पेपर होता रहे वो अपनी जो अगर ऑफलाइन पेपर है तो फोटो खींच के हमारी या तो ईमेल ID पर सेंड कर दें shakastudy@gmail.com पर, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाकर @shakastudy लिखेंगे तो आप हमारे चैनल पर भी पहुंच जाएंगे, तो वहां पर सेंड कर सकते हैं। देखिए अभी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो चुका है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पेपर का फ़ोटो खींच के हमें भेज सकें। और देखिए अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो जब आपकी आंसर की आती है तो आपको रेस्पॉन्स की ओपन हो जाती है, उसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है, तो उसको डाउनलोड करके आप हमारे पास सेंड कर दें उसको, जिससे कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, बस हम ये है कि आप आने वाले बच्चों को इसमें हेल्प हो सकेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 24वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट of 2013, which one of the following schools are now exempted from the provisions of RTE Act 2009? एडेड माइनॉरिटी स्कूल, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के
सन 2013 के निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन से स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के प्रावधान से बाहर हैं? सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल या फिर सभी निजी स्कूल। तो कानून के प्रावधानों से जो बाहर हैं वो है आपके अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल, यानी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कूल हैं, जैसे आपके जो कुछ मदरसे हैं वो क्या हैं, वो आपके सहायता प्राप्त नहीं है, यानी कि वो सेल्फ फंडेड है, वो खुद ही चलते हैं और मुस्लिम लोगों के फंड से ही वो चलाए जाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी ना ही मतलब योगदान होता है फाइनेंशियली और ना ही कैसा ही। तो वो जो है आपके सेल्फ फंडेड होते हैं, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल वही होते हैं। तो यहाँ पर इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेक्स जेंडर डिफरेंस? जेंडर इज बायोलॉजिकल वेयर सेक्स इज सोशियो कल्चर। Gender is socio-culture whereas sex is biological. Sex and gender both are socio-cultural concept और sex and gender both are biological concept। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में देख लीजिए, जेंडर जैव शारीरिक है, वहीं सेक्स सामाजिक सांस्कृतिक है। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक है, वहीं सेक्स जैव शारीरिक है। सेक्स और जेंडर दोनों सामाजिक सांस्कृतिक हैं, सेक्स और जेंडर दोनों जैव शारीरिक संप्रतियाँ हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जेंडर होता है वो आपका सोशियो कल्चर होता है। जो जेंडर है वो आपका सोशियो कल्चर है और जो आपका सेक्स है वो बायोलॉजिकल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा जो है वो आपका सही है कि जेंडर इज ए सोशियो कल्चर, यानी सोशल और जेंडर क्या है आपका सोशल और जो कल्चरल डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल वो दर्शाता है, और जो सेक्स है वो आपका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंस को दर्शाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।